मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा स्वतंत्रता के बाद भारत में चिकित्सा व्यवस्था और इसका जो अध्ययन काल जो मैंने रखा है वो 1947 से 1964 तक है, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात हेल्थ सर्विसेज का विस्तार इतना अधिक हुआ है कि इसे हम फेज़ मैनर में ही समझ सकते हैं। एक ट्रेंड हमने इसमें ढूंढने की कोशिश की है कि कौन से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या कल्चरल ट्रेंड्स रहे जिससे समय समय पर चिकित्सा नीति में परिवर्तन आते रहे, और जब नीति में परिवर्तन आएंगे व्यवस्था में परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर आएंगे। ये जो पीरियड चुना है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल है। 1947 से 1964 जो चुनने के पीछे उद्देश्य है वो है कि आज़ादी के बाद किस तरह से हम हेल्थ की दिशा में बढ़े। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की आज़ादी एक अलग तरह की थी। वो अलग तरह की आज़ादी इस तरह की थी कि भारत को आज़ादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट के तहत दी गई। मतलब हमें आज़ाद करने का ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया। तो इनफैक्ट इट वाज ए सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, और बड़ी खुशी क्योंकि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश वर इन्फ्लुएंसिंग आवर एक्सटर्नल, इंटरनल एंड ऑल पॉलिसीज़। लेकिन वहाँ कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि कहाँ तो जब हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो हम मांग रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दें, कि एक स्वायत्त शासी सरकार बन जाए जिसका चीफ इंग्लैंड का ताज ही रहे। लेकिन अब पूर्ण आज़ादी मिली हमको, और जब पूर्ण आज़ादी मिली उसमें दो तरह की बातें आई। कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ी क्रांति है ये, तो इतने बड़े देश को स्वतंत्र करना कोई आसान काम नहीं था, जिसमें डाइवर्सिटीज़ थी, जिसमें अनेकताएं थी, विभिन्नताएं थी, उन सबको कंबाइन करके एक वेव लेंथ पर ला करके जो लड़ाई आरंभ की गई वो बहुत ही जो है गंभीर संघर्ष था। तो इसमें अप्रिशिएट भी किया। लेकिन एक खेमा ऐसा था, वो हिंदुस्तान में ही था, उन्होंने ये कहा कि देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो कुछ नहीं, सत्ता हस्तांतरण है। ऐसा नहीं है, यह केवल सत्ता हस्तांतरण नहीं था, एक गुणात्मक परिवर्तन आया, क्योंकि जहां हम कॉलोनियल सबऑर्डिनेशन में रह रहे थे वहीं हमको इंडिपेंडेंस मिली, और उस इंडिपेंडेंस के बाद हमें अपने देश का निर्माण करने का अवसर मिला। क्योंकि सबसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी दृष्टि सभी क्षेत्रों में बड़ी व्यापक थी। वे विचारधारा से समाजवादी विचार को मोटे तौर पर मानते थे, और समाजवादी विचार जो होता है वो समाज की तरफ झुका हुआ होता है। मोटे तौर में वो व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि दो तरह की व्यवस्थाएं उस समय विश्व में मौजूद थी, एक पूंजीवादी और दूसरी समाजवादी। और समाजवादी व्यवस्था है उसमें जनता के प्रति उत्तरदायी, तो पूंजीवादी समाज जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। पूंजीवादी सरकार भले ही नाटक कर सकती है प्रो मासेज होने की, लेकिन वो प्रो मासेज नहीं होती। और सोशलिस्ट जो हैं वो प्रो मासेज होते हैं, वो जनता के को चाहते हैं। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेहरू जी के नेतृत्व में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC नेशनल प्लानिंग कमेटी स्थापित की, और उस नेशनल प्लानिंग कमेटी को यह कार्य सौंपा कि वह भविष्य के लिए भारत का क्या भविष्य होगा उसके लिए योजना बनाए। और उसी कमेटी के अंतर्गत एक सब कमेटी इंडियन हेल्थ सिस्टम के ऊपर बनाई गई। और इंडियन हेल्थ सिस्टम की जो कमेटी थी उसने 1940 में एक एग्जॉस्टिव रिपोर्ट दी, एक विस्तृत रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट की अनुशंसाओं को जो
परिवर्ती मतलब 1940 के बाद की जो व्यवस्थाएं ब्रिटिश काल में आई थी, उन्होंने उसको अप्रूव किया। जैसा सबसे प्रमुख नाम आता है भूरे कमेटी का। भूरे कमेटी ने इस कांग्रेस की कमेटी की अनुशंसाओं को अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित किया और उनको वैलिड माना कि जो ये कांग्रेस कह रही है ये यहाँ की जनता की आवश्यकता है मेडिकल के क्षेत्र में। अब एक प्रश्न और उठता है कि जब प्रधानमंत्री तो ये इंटरिम गवर्नमेंट के 1946 में बन गए थे, 47 में फॉर्मली देश आज़ाद हो गया, तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना अंग्रेज़ों ने विकसित की थी, वही हमें उपनिवेशवाद की विरासत के रूप में प्राप्त हुई। तो एक तो ये स्थिति ये थी कि हम उन्हीं को मेंटेन करते, उस पर ही अपना भवन बनाते। एक ये थी कि कुछ मौलिक और गुणात्मक परिवर्तन हेल्थ के क्षेत्र में भी दिखाई दे। यूँ भारत के संविधान में हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ जनता की स्वास्थ्य के लिए सरकारों की जिम्मेदारी को फिक्स तो किया है जगह जगह, किंतु जो हेल्थ या कहिए मेडिकल का जो एक होना चाहिए था फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, वो मौलिक अधिकारों में इसे सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये मौलिक अधिकार का पार्ट तो नहीं है, लेकिन संविधान में ऐसी कम से कम 8-10 धाराएं हैं जो प्रत्येक नागरिक को हेल्थ सर्विसेज की गारंटी प्रदान करने की बात करती है। जैसे सबसे पहले जो मैं बात करूं तो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 जो है प्रत्येक नागरिक को जीवन का फंडामेंटल राइट देता है, और जीवन का मतलब सुरक्षित जीवन, और जीवन को खतरा किन चीज़ों से हो सकता है, वो प्राकृतिक प्रकोप से हो सकता है, शत्रु के आक्रमण से हो सकता है, महामारी से हो सकता है, किसी भी तरीके से लाइफ को लॉस हो सकता है। व्हेन इट वाज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स, देन इसका हम अगर व्याख्या करें तो हेल्थ के लिए भी ये इसमें शामिल होता है। आर्टिकल 23 में जो मानव व्यापार था बच्चों का, औरतों का खास तौर पर, उस मानव व्यापार को आर्टिकल 23 के द्वारा प्रोहिबिट कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई, ये इनह्यूमन है। और जो ट्रैफिकिंग होती थी उसमें क्या होता था कि जो बच्चे औरतें उस जाल में फंस जाते थे, वे हेल्थ वाइज भी सफ़र करते थे और कभी कभी उनको गंभीर बीमारियां घेर लेती थी और उनकी जल्दी मौत हो गई। तो इस कुप्रथा पर रोक लगाई गई। आर्टिकल 24 में बाल श्रम पर रोक लगाई गई, क्योंकि अगर बच्चा श्रम करने लगेगा तो वो उसके हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है, जिससे उसका जो विकास है वो रुक जाएगा। इसी क्रम में ये आर्टिकल 32 है, वो कहता है कि भाई जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 32 कहता है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन होता है या उसके अनुरूप आपको सेवाएं नहीं मिलती हैं तो आपको कोर्ट में जाने का अधिकार है। आप जो है फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए कोर्ट में मतलब एक लीगल रेमेडी भी आप सीख कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के रेस्टोरेशन के लिए, लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि दिस इज़ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। देन आर्टिकल 38 जो कहता है वो ये कहते हैं कि जो राज्य हैं, मतलब राज्य और या केंद्र की बात करते हैं, वो तो कहते हैं राज्य की जिम्मेदारी होगी अपने राज्य की जनता का स्वास्थ्य, किंतु केंद्र सरकार भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाएगी। उसमें लिखा गया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो वाइटल रोल इन दी हेल्थ सर्विसेज। देन इन कंटिन्यूशन आर्टिकल 39 जो कहता है वो ये कहता है कि जो अपना राज्य स्टेट से नहीं है, यहाँ देश से है, जो अपना राज्य है मतलब राज्य भारत, उस भारत में की सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे बच्चों, औरतों और पुरुषों सभी का बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो और उनको जो है हेल्थ फैसिलिटी, ये जो है उनके हेल्थ की सुविधा मिले। अच्छा, आर्टिकल जो बीच में छोड़ दिया 38 जो था वो एक और चीज़ थी। आर्टिकल 38 जो है वो सरकार को इस बात के लिए बाध्य करता है
कि जो यहाँ के नागरिक हैं, जो भारत की जनता है, उसको इनकम और अन्य सुविधाओं के मामले में ज़्यादा असमानताएं न मिलें, इसलिए उनको जो असमानताएं हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाए। और फैसिलिटीज़ में हेल्थ फैसिलिटी भी शामिल होती है, अदर फैसिलिटीज़ के साथ हेल्थ फैसिलिटी उसका पार्ट है। आर्टिकल 39 में हेल्दी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस की बात वो करते ही हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू फ्रेम पॉलिसीज़ फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। इसके अलावा बात आता है आर्टिकल 41, वो जो है विशेष स्थिति में यदि अधिक ओल्ड एज है या कोई बीमार है या कोई अपंग है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदारी उसकी ले सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 42 जो है वो कहता है वर्किंग ह्यूमन कंडीशंस, मतलब काम की मानवीय सेवाएं होनी चाहिए, और उसी में मैटरनिटी बेनिफिट की बात की गई। आर्टिकल 47 में स्टेट को ऐसी नीति बनाने के लिए कहा गया कि सरकारें जो हैं वो न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ, पौष्टिकता और जन स्वास्थ्य, इसके अनुकूल नीतियां बनाएं। इसके आगे जो आर्टिकल 200 बाद में जोड़े गए हैं, आर्टिकल 243G, 243W, इसमें जी में तो पंचायतों में कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो सफाई, स्वास्थ्य, पानी और जो दूसरी सुविधाएं वो उपलब्ध कराए। इसी तरह से म्यूनसिपैलिटीज़ को तो ये बात जा कर के जो सम्मिलित होती है, ये 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ जिसमें लोकल बॉडीज़ को अधिक अधिकार दिए गए, उनको अधिक पावर दिए गए, तो उनको अधिक कर्तव्य भी दिए गए, तो उनको भी हेल्प। तो यूँ करके संवैधानिक प्रोविजंस तो हैं, लेकिन क्लियर कट संविधान ने कभी हेल्थ सर्विसेज के बारे में कोई उल्लेखनीय बात सीधे तौर पर उसे एक अध्याय के रूप में भी नहीं लिया है। तो इसलिए हो सकता है कुछ कमजोरी रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो भावना संविधान में व्यक्त की गई उन पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया। तो जब भारत स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब नया संविधान लागू होता है, तो उसी के साथ में हेल्थ सर्विसेज पर भी काम शुरू हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले 1949 में ICMR का गठन हुआ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है इसके कार्य क्षेत्र खूब विस्तृत है और संपूर्ण भारत है, और इसको शोध पर ही और शोध को प्रमोट करने के लिए और जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उनको भी शोध के लिए ग्रांट देने के लिए ये 1949 वॉज ए बिग डिपार्चर बाय एस्टेब्लिशिंग द ICMR। इसी तरह हम देखते हैं कि 1950 में जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनका स्टॉक टेकिंग किया, ख़ासतौर पर विद इमीडिएट इफेक्ट रेलवेज और मिलिट्री। तो ये आर्मी मेडिकल कॉर्प्स और रेलवे हेल्थ सर्विसेज, इनको रीऑर्गेनाइज किया गया, इनका कैडर भी तय किया गया और इनको नए तरीके से डिफ़ाइन किया गया और उनको एक विस्तार दिया। वैसे वे अपने क्षेत्र विशेष में ही सेवाएं देते हैं, किंतु अवसर आने पर वो आम जनता को भी सेवा देते हैं। चाहे वो कभी बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे कोई कहीं आतंकवादी गतिविधि है, कहीं आतंकवादी जो है उन्माद है और वहाँ जनता परेशान है, या तो उनको भी वो सिविलियंस को भी हेल्थ सर्विसेज बॉर्डर एरियाज़ में ज़्यादातर उपलब्ध आर्मी कोर्प्स भी करवाते हैं। इसी प्रकार से जब कोई नेशनल डिज़ास्टर हो, इस तरह की कोई किसी तरह की नेचुरल क्लैमिटी हो, उन अवसरों पर भी ये सेवाएं देते हैं। ये सब इन्होंने मजबूत किए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो इसके पास 2 डॉक्यूमेंट मेडिकल के ऊपर उपलब्ध थे। सबसे प्रमुख जो डॉक्यूमेंट था वो थी भोरे कमेटी रिपोर्ट। तो जो इनका पूरा नाम है भोरे का, सर जोसेफ विलियम भोरे। तो सर जोसेफ विलियम भोरे
भारतीय मूल के महाराष्ट्रियन ओरिजिन के व्यक्ति थे और उनका जन्म नासिक में हुआ। एजुकेशन पूना में हुई अप टू डिग्री क्लासेस एंड देन he went to London for higher education, and subsequently he entered into the Indian civil services, so he was the Indian civil servant। तो ये जो भोरे हैं, इन भोरे की रिपोर्ट, इसकी जो कमेटी बनी थी वो 1943 में बिफोर इंडिपेंडेंस बनी थी, लेकिन इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1946 में दी। इसने 2 साल तो जो कमेटी थी उसमें साइंटिस्ट भी थे, उसमें डॉक्टर्स भी थे, उसमें अनेक क्षेत्रों के लोगों को लिया गया था। तो 2 साल तक तो फ्रीक्वेंटली ये मीटिंग करते रहे और वो मीटिंग करने के बाद और जो इन्होंने अपना मटेरियल कलेक्ट किया तो 1 साल में उसकी रिपोर्ट तैयार की। ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कुशलता के लिए जाने जाते थे, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज में रहते हुए बाद में लंबे समय तक कोचीन स्टेट के ये दीवान भी रहे और उन्होंने दीवान के रूप में कोचीन स्टेट को एक प्रगतिशील प्रिंसली स्टेट बनाया। एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। उन्होंने एग्रीकल्चर वगैरह तमाम काम किए, घर में वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वो रिपोर्ट तैयार थी और उस रिपोर्ट में सबसे बात एक कही गई थी जो मैं ने पहले भी एक बार थोड़ा सा उसका उल्लेख किया था किसी वीडियो में। जो भोरे रिपोर्ट थी उसने हिंदुस्तान के, उसमें भारत के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको आधारभूत ढांचा क्या होना चाहिए इस पर रिपोर्ट दी, क्योंकि एज सच उनकी कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो हेल्थ का सर्वे भी किया और हेल्थ कंडीशंस के आधार पर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट प्लान्स दिए। और इसमें ख़ास तौर पर यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद का कोई विशेष उल्लेख इस रिपोर्ट में नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो इसको ज़्यादा साइंटिफिक नहीं मान रहे थे। तो जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ थीं उनका कोई स्थान विशेष इस रिपोर्ट में नहीं था। तो सबसे बड़ी बात, एक तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ सेंटर, इस तरह से उन्होंने हेल्थ सेंटर्स का एक जो है पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके दिया। दूसरी बात जो सबसे बड़ी उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो थी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च स्थापित किया जाए। इसी क्रम में आगे जो उनका था कि भाई जो उन्होंने जो रिपोर्ट में लिया, 2 सिस्टम उन्होंने चुने। एक तो ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि ब्रिटिश एक प्रजातांत्रिक देश है और वहाँ का जो प्रजातांत्रिक जो सरकार है वो अपने आप को वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर गवर्नमेंट, कल्याणकारी राज, कल्याणकारी सरकार अपने आप को कहती है। तो तदनुसार इंग्लैंड में हेल्थ सर्विसेज बिल्कुल समाजवादी पद्धति पर ही संगठित थी, जहाँ आज भी हर नागरिक को निःशुल्क हेल्थ सेवाएं उपलब्ध हैं। तो एक तो वहाँ से इन्होंने मॉडल लिया और दूसरा मॉडल लिया इन्होंने यूएसएसआर से, क्योंकि यूएसएसआर जो है वो हाई वेलफेयर स्टेट। और यूएसएसआर के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ उसी समय, तो आप ये देखें जब प्लानिंग कमीशन बना 1950 में, वो प्लानिंग कमीशन जो है उसने केवल आर्थिक विकास की बात नहीं करता था। प्लानिंग कमीशन आपके कृषि उद्योग, कुटीर उद्योग, मझोले उद्योग, आधुनिक उद्योग, बड़े उद्योग, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, समाज, सभी क्षेत्रों को उसमें शामिल किया गया था। और हर 5 वर्ष के लिए एक बजट एलोकेट होता था, जिस बजट को खर्च करके और उसमें आगे वृद्धि की जाती थी। तो स्वास्थ्य को भी पंचवर्षीय योजना के मातहत रख दिया गया था, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वे अपने आप को समाजवादी मानते थे और साथ ही साथ विज्ञान उनका पैशन, विज्ञान के वो बहुत बड़े भक्त थे। तो विज्ञान जो है की तरक्की वो चाहते थे। वो किसी फॉर्मल धर्म को नहीं मानते थे, वो अपने आप को साइंटिफिक ह्यूमनिस्ट कहते थे, वैज्ञानिक मानवतावादी, और वो विज्ञान को ही भगवान मानते थे। और विज्ञान का उनका विज्ञान के प्रति बहुत लगाव था। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि पूर्व की जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं
पहले से जो बना ली गई धारणाएं हैं, उन धारणाओं को हमेशा के लिए हम नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक वे चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव नहीं होंगी तब तक हम उनको स्वीकार नहीं करते। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से हर चीज़ के बारे में शोध होनी चाहिए, और समाजवादी होने का दम भरते थे। इसलिए उन्होंने प्लानिंग जो व्यवस्था है वो शुरू की। वो प्लानिंग व्यवस्था 2017 तक चली। 2017 के बाद जो वर्तमान सरकार है उन्होंने प्लानिंग कमीशन ख़त्म करके नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग का पंचवर्षीय योजना में था, 5 वर्ष की योजना बनती थी, उनका मूल्यांकन होता था, जहाँ जहाँ कमियां रह जाती थी उनको अगली योजना में पूरा कर, तो एक प्लान तरीके से वो चल रहा था। और पहली 2 पंचवर्षीय योजनाएं बहुत ही सफल रही। पहली तो 51 से लेकर के 56 तक, और दूसरी 56 से 62 तक। कारण ये हुआ कि दोनों योजनाओं, एक तो नई शुरुआत हुई थी, बहुत जोश भी था, और इसमें सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हुई। जितने भी बजट रखे वो पूरे खर्च हुए। लेकिन थर्ड जो आया, तो थर्ड में प्रॉब्लम ये हो गई कि तुरंत तो भारत को चीन के साथ एक महंगा युद्ध लड़ना पड़ा, उसके आर्थिक संसाधन कमज़ोर पड़ गए। इसके अलावा बीमारियां भी देश में फैली हुई थी, और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स थी। तो थर्ड कोई बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन फोर्थ फिर वह ठीक रहता है। मैं वापस अपने उसी बिंदु पर आता हूँ कि प्लानिंग कमीशन के या प्लानिंग जो है उसके अधीन ही स्वास्थ्य व्यवस्था को कर दिया गया। और इस तरह से जो शुरुआत हुई, सबसे पहले 1952 में भारत सरकार ने बोहरे कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह से अप्रूव कर दिया, अंगीकार कर लिया, और ये माना गया कि इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो बात अलग है, इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हो पाया, लेकिन 80% इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और इस दशा में जब बढ़ने लगे तो एक और तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने रिकमेंड किया था, उस बेसिस पर 1952 के बाद विस्तार किया। दूसरा क्या किया, इन्होंने जो है हेल्थ वर्कर्स की या डॉक्टर्स के लिए क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी तय की थी। और उन क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये था कि भाई किसी भी तरीके से अनक्वालिफाइड आदमी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने सरकारी क्षेत्र के लिए MBBS को ही, MBBS का जो डिग्रीधारी होगा वही सरकारी क्षेत्र के लिए डॉक्टर के पद पर अपॉइंट किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा डिपार्चर था, क्योंकि अनेक डिप्लोमा होल्डर, अनेक प्रमोटी, अनेक दूसरे कोर्सेज करके लोग डॉक्टर भी बने हुए थे। उन्होंने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, और MBBS पक्का होना चाहिए। और साथ ही जो उन्होंने रिपोर्ट दी कि जो मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च है, इस पर जोर दिया जाए, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अगर वो उसको हम लोकली सपोर्ट नहीं कर सकते तो इम्पोर्टेड नॉलेज से, इम्पोर्टेड चीज़ों से कब तक उसको सपोर्ट करेंगे, कर सकेंगे। इसलिए यहाँ पर शिक्षा और प्रशिक्षण का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। और उसी की अनुशंसा के आधार पर 1952 में इटसेल्फ जो है एम्स, जिसका हम बड़ा नाम लेते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसकी नींव रखी गई। और उस समय भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, और राजकुमारी अमृत कौर ने व्यक्तिगत स्तर पर इस एम्स को डेवलप करने की योजना तैयार की। और उन्होंने भारी अच्छा खासा जो है फंडिंग बाहर से लेने की व्यवस्था बनाई। और सबसे पहले उनको न्यूजीलैंड की सरकार से अच्छा खासा धन इसके लिए मिला। इसके बाद में रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, पश्चिमी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डच सरकार, इन सब का भी सहयोग मिला। तो 1956 में एम्स बनकर तैयार हो गया और उसका उद्घाटन हो गया। और आज भी हेल्थ के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संस्था एम्स को ही माना जाता है। और उसी पैटर्न पर, क्योंकि अभी मैं दूसरे एम्स के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन उसी के पैटर्न पर अब लगातार एम्स की स्थापना होती जा रही है, और अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये जो एम्स है, ये यार्डस्टिक था, एक माइलस्टोन था इन द हिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंस। तो एम्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट साथ ही साथ
अन्य क्षेत्रों में भी अपनी जो सेवाएं हैं उसको वो हेल्थ सर्विसेज जो हैं उनको बढ़ाते रहे। जैसे 1954 में केंद्रीय सरकार ने CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू की और इसके माध्यम से जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको निःशुल्क हेल्थ सेवाएं देने के लिए एक लंबा नेटवर्क तैयार किया। और इसमें जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ बाद में वो अलग हो गए, टेलीग्राफ बंद हो गया, पोस्ट अलग हो गया, टेलीफोन अलग हो गया, वो निगम बन गया। लेकिन इनिशियली पोस्ट एंड टेलीग्राफ, AG ऑफिस, डिफेंस के सिविल जो वर्क्स हैं, सिविल वाले ऑफिस, वो इसके अलावा आपके मतलब केवल रेलवे को छोड़ करके केंद्र सरकार की जितनी सेवाएं हैं उन सब के लिए ये केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का योजनाओं का एक लंबा जो है नेटवर्क जो है तैयार किया गया। तो ये कुछ उल्लेखनीय बातें थी जो नेहरू जी के टाइम में इनिशियली शुरू हुई। लेकिन इतना ही नहीं था, उन्होंने ये सब टेकअप करने के पहले, संविधान की स्थापना के पहले भी आप भी देखें कि 1947 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट बना, 1948 में डेंटिस्ट एक्ट बना, 1948 में ही फार्मेसी एक्ट बना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एक्ट्स थे जिनके माध्यम से जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको और मजबूत किया जा सके। तो 1956 में जब एम्स की स्थापना हो गई तो उसके साथ ही साथ ये जो इसका जो काम है वो निगरानी तो नहीं था और ना किसी तरह का कोई और दायित्व था, लेकिन इन्होंने उसे विश्व स्तरीय संस्था बनाने के लिए सबसे अधिक इसमें जोर लगाया। और जो एक इंडियन को ये 1956 में जो नेक्स्ट जो डिपार्चर है, आगे हम बढ़ते हैं एम्स के बाद, वो है इंडियन मेडिकल काउंसिल की स्थापना, जिसे हम ICMR कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका जो गठन हुआ है वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंतर्गत 1956 में हुआ। और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, MCI के नाम से जो जानी जाती है, जिससे सितंबर 1920 में नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग या चिकित्सा आयोग उसका नाम कर दिया गया है। तो ये सितंबर 2020 के पहले तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही थी। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनाई गई, ये मेडिकल एजुकेशन को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई। और इसमें जो उसको काम सौंपा गया, एक तो ये था कि मेडिकल एजुकेशन के यूनिफॉर्म और हाई स्टैंडर्ड्स, यूनिफॉर्म मतलब देश के सभी भूभागों में एक जैसे तरीके, एक जैसे मापदंड और एक जैसा एजुकेशन का स्तर, स्टैंडर्डाइज उसको करने का। दूसरा, जो मेडिकल क्वालिफ़िकेशन है उनको रिकॉग्नाइज करने का कि कौन कौन सी डिग्री किस किस तरह से और किस किस पद के लिए रिकॉग्नाइज होगी। रिकॉग्निशन का काम भी ICMR के पास रहा। इसके अलावा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, इनके रजिस्ट्रेशन का काम भी इंडियन मेडिकल काउंसिल को ही सौंपा गया। और इसके साथ साथ जो मेडिकल प्रैक्टिसेज हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, जो प्रैक्टिसेज करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना कि कहीं कोई गैरकानूनी हेल्थ सर्विसेज तो नहीं चला रहा है। तो ये सारा काम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेज को सौंपा गया। तो ये यहाँ तक की प्रगति है, लेकिन आगे बात यही नहीं रुकी। नेहरू जी के कार्यकाल में जो आगे की डेवलपमेंट हैं, तो आप देखें कि 1962 में फिर, क्योंकि जो घोरे कमेटी की रिपोर्ट है ये 1952 में लागू की गई थी और 1962 में उसको 10 साल हो गए थे। तो जो घोरे कमेटी की रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को जांचने के लिए डॉक्टर A.L. मुदलियार, तो डॉक्टर A.L. मुदलियार कमेटी बनी और इस कमेटी 1962 में बनी और इसमें जो है इसका नाम रखा गया हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ प्लानिंग कमीशन। और इसको काम ये सौंपा गया कि
कि वो घोरे कमेटी की रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन की जांच करे। तो उन्होंने सब जांच में पहली बात तो ये पाया जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो बना तो दिए गए हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत दयनीय है। उनके पास डॉक्टर, स्टाफ, दवाई इन सब का अभाव है और मरीजों के लिए कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहे हैं। तो उसमें ये बताया गया कि जो पहले से स्थापित PSCs हैं उनको ही मजबूत किया जाए, पहला काम ये है। दूसरा ये था उनका कि एक ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, तो एक अनुशंसा उन्होंने की कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज जैसा कैडर भी शुरू किया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ है। और इंडियन मेडिकल सर्विसेज कैडर की डिमांड आज भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करती है। उसका कहना है जिस तरह से आपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, दुनिया भर की इंडियन सर्विसेज जो रखी हैं, तो एक ऐसी इंडियन हेल्थ की भी इंडियन सर्विसेज होनी चाहिए ताकि वो अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ सब जगह पूरे देश में जाएंगे, तमाम डिपार्टमेंट्स में वो लगेंगे, चाहे वो फार्मेसी के हों, चाहे डिजीज़ के रिसर्च सेंटर्स हों, तो वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन दे पाएंगे। अब एक डिमांड है और ये रिकमेंडेशन थी मुदलियार कमेटी की। तो मुदलियार कमेटी जो है उसने सबसे बड़ी PSCs को मजबूत करने की बात की और उसी के साथ साथ उन्होंने इसी तरीके से जो सेकेंडरी लेवल के हॉस्पिटल्स थे उनके भी लिए कुछ मापदंड तय किए कि इनमें और क्या क्या कितने बिस्तर का अस्पताल होना ज़रूरी है और जिला स्तर के जो अस्पताल हैं उनमें कितने बेड्स का, तो वो सारी अनुशंसाएँ इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी इन्होंने की। और इन्होंने केवल उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो कमी बताई वो यही था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो कायम किए गए हैं वे योजनानुसार काम नहीं कर रहे हैं। तो 1962 के तुरंत बाद 1963 में एक डॉक्टर MS चड्ढा कमेटी बनी। तो MS चड्ढा जो थे ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये ऑल इंडिया का डायरेक्टर जनरल था। और इसको जो इसने अपनी रिकमेंडेशन दी, ख़ास तौर पर मलेरिया उन्मूलन, ये सबसे बड़ी आवश्यकता थी। तो मलेरिया उन्मूलन पर कार्यक्रम पर इन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। दूसरा ये था कि एक मलेरिया वर्कर हर 10,000 की जनसंख्या पर एक मलेरिया वर्कर नियुक्त किया जाना चाहिए, जो मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक भी करे, उनका मेडिकेशन भी करे, उनका इंजेक्टिंग भी करे। तो इस सब के लिए उन्होंने वैक्सीनेशन करे। तो वैक्सीनेशन के लिए उसके ट्रेंड जो मेडिकली ट्रेंड हो, इस तरह के कार्यकर्ताओं के जो है अपॉइंट करने की बात कही। दूसरा ये था कि जो मलेरिया के कार्यकर्ता होंगे, जो मलेरिया का कैडर बनेगा, बाद में मलेरिया कैडर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जिसके CMHO तक भी बनाए दिए गए थे। अब उन्मूलन जब हो गया, काफ़ी कुछ कंट्रोल हो गया, तब वो डिपार्टमेंट लगभग ख़त्म है। तो जब ये जिस समय मलेरिया एक महामारी का रूप धारण करता जा रहा था, उस समय एक अलग से कैडर मलेरिया उन्मूलन के लिए बनाया गया। इसमें प्यून भी थे, तो उसमें पंप चलाने वाले सभी तरह के लोग थे, डॉक्टर, कंपाउंडर और ये नर्सेस, पूरा एक कैडर एक जो है तैयार हुआ। और साथ ही साथ उसी ने ये भी बात कही कि अब जो हमारी आवश्यकता है वो है परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग। तो जो फैमिली प्लानिंग का काम है, वैसे तो बात तो 62 से शुरू होती है, लेकिन 65 के बाद ये थोड़ा बल पकड़ने लगता है। तो जो मलेरिया के कार्यकर्ता होंगे वे अन्य समय में परिवार कल्याण का कार्य भी करेंगे, जिसमें लोगों को समझाएंगे और इसको लोकप्रिय करेंगे। इसके अलावा ये भी था कि वो इसका डाटा इकट्ठा करेंगे, डाटा दोनों पे ही, परिवार कल्याण पर भी और हेल्थ पर भी। तो इसका जो स्टैटिस्टिक्स तैयार होता है, उस डाटा को तैयार करने का काम भी इन्हीं को सौंपा गया। बाद में दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी इस काम में लगाए गए। तो इस तरह से 1962 और 63 की ये कमेटियाँ घोरे कमेटी के बाद आईं। और जो लास्ट जो डेवलपमेंट हुआ नेहरू जी के टाइम का, नेहरू जी के टाइम में शुरू हो गया था। जो पौंडीचेरी है ये फ्रांस की कॉलोनी था, और फ्रांस की कॉलोनी होने के कारण वहाँ से जब 1956 में फ्रेंच गए तो वहाँ का जो
मेडिकल कॉलेज था, मेडिकल सेवाएं थी, वो भारत सरकार के अंडर में आ गई और उन्होंने एक नेशनल इंस्टीट्यूट की योजना तैयार की जो 1959 में उसका शिलान्यास तो किया फ्रांस के राजदूत ने, और नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात 1964 में बनकर तैयार हुआ। इसलिए उसका नाम ही जो है बदल करके जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी किया गया। इसकी स्थापना 1964 में होती है। धन्यवाद।